हेलो स्टूडेंट्स, मैं रश्मि मीना राजकीय महाविद्यालय बूंदी से। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। यह टॉपिक बीएससी पार्ट 3 पेपर 3 से लिया गया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो यह 2 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। सबसे पहला भाग है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या जनन अंग। दूसरा पार्ट है एसेसरी ग्लैंड या सहायक ग्रंथियाँ। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में देखते हैं हम जो ऑर्गन्स, पहला है स्क्रोटम, सेकंड है टेस्टिस, थर्ड एपिडिडाइमस, फोर्थ वास डिफरेंस, फिफ्थ है यूरिथ्रा एंड सिक्स इज पेनिस। नेक्स्ट है एसेसरी ग्लैंड्स या सहायक ग्रंथियाँ जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। इनका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड एंड पेरिनियल ग्लैंड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो सबसे पहला ऑर्गन है स्क्रोटम। स्क्रोटम एक थैले समान संरचना है जो कि लोअर एब्डोमिनल वॉल से अराइज होती है। यह टेस्टिस को प्रोटेक्ट करती है, साथ ही साथ तापमान के नियंत्रण का कार्य करती है। दूसरी संरचना है टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में अगर हम बात करें तो जो अवयस्क रैबिट होता है इसके अंदर ये एब्डोमिन के अंदर ही पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी अवस्था आती है ये टेस्टिस इंग्विनल कैनाल से होते हुए इसमें वृषण कोश में आ जाते हैं और यहाँ पे इनमें स्पर्म का निर्माण होता है। इस गतिविधि का एक कारण यह भी है कि जो रैबिट की बॉडी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे स्पर्म्स का निर्माण नहीं हो सकता। इस वजह से ये एब्डोमिनल प्यूबर्टी अवस्था में जो टेस्टिस हैं वे इंग्विनल कैनाल के द्वारा बॉडी के बाहर स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हम बात करें अगर हिस्टोलॉजी की, टेस्टिस की हिस्टोलॉजी की, तो अनेक जो कशेरुके होते हैं उन्हीं की भांति इसमें भी असंख्य महीन तथा कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। ये नलिकाएं संयोजी ऊतक से अंतःस्थापित रहती हैं। अगर वृषण की बात करें तो वृषण क्या है, एक तंतु में संयोजी ऊतक के आवरण के अंदर रहता है। इस आवरण को हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। इस आवरण के बाहर देहगुही उपकला या अंतरंग पेरिटोनियम की पतली स्तर उपस्थित रहती है। शुक्रजनक नलिका जनन उपकला से आश्रित रहती है। यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं इनसे स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है जो कि स्पर्म्स का निर्माण करती हैं। जो स्पर्म होते हैं ये हेड एवं टेल पार्ट में बने हुए होते हैं। हेड पार्ट न्यूक्लियस का बना हुआ होता है, वहीं टेल पार्ट साइटोप्लाज्म का बना हुआ होता है। इन जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं इनके मध्य में हमें सर्टोली सेल्स देखने को मिलती हैं जो कि लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं और कोलम्स की टाइप होती है संरचना इनकी, कोलुमनर स्ट्रक्चर होती है और ये स्पर्म को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। जितनी भी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं ये रेटेटेस्टिस के अंदर ओपन होती हैं और रेटेटेस्टिस आगे जाकर के फाइन डक्ट्स की सीलिया से आवृत फाइन डक्ट्स के रूप में वास एफ्रेंसिया में खुलता है। और वास एफ्रेंसिया नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एपिडिडाइमस, इसके अंदर ओपन होती है। एपिडिडाइमस पेयर्ड स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही ज़्यादा कुंडलित होती है और इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो इसका वास एफ्रेंसिया से सबसे नज़दीकी जो पार्ट है उसे हम कहते हैं कार्पस एपिडिडाइमस और जो मिडिल पार्ट है उसे हम कहते हैं जो अपर पार्ट है उसे कहते हैं कैपट एपिडिडाइमस और मिडिल पार्ट है कार्पस एपिडिडाइमस और लास्ट पार्ट है इसका कोडा एपिडिडाइमस। जो अपर पार्ट है, जो अपर हेड है एपिडिडाइमस का,
ये स्पम्स को वास एफ्रेंसिया से रिसीव करता है तथा इसके अंदर स्पम्स फिजियोलॉजिकली मैच्योर होते हैं और इनकी मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी यहाँ पर इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है कॉर्पस एपिडिडाइमस जो कि मध्य सकरा भाग है, और थर्ड है कोडा एपिडिडाइमस जो कि लोअर डक्ट है और टेल है। इसके अंदर जो स्पर्म्स हैं बहुत ही थोड़े समय के लिए रहते हैं और यहाँ से ये वास डिफरेंस के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट अंग है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शुक्रवाहिनियाँ या वास डिफरेंस। ये लंबे ट्यूब समान संरचना होती है जो कि कोडा एपिडिडाइमस से राइज होती है और स्पर्म्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होती है। इसके बाद में यहाँ से स्पर्म वास डिफरेंस से होते हुए शुक्राशय के अंदर जाते हैं और यह मूत्राशय के पृष्ठ तल की ओर स्थित रहता है तथा एक छोटी सी नली के रूप में मूत्राशय की गर्दन में खुलता है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्गन है यूरिथ्रा मूत्रमार्ग। खरगोश के जो मूत्राशय तथा शुक्राशय मिलकर के एक नली बनाते हैं जो कि पीछे की ओर जाती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। यह एक सीधी नली है जो कि आगे सिसन में होती हुई नर जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। रैबिट का एलएस दिया हुआ है जिसमें टेस्टिस और एपिडिडाइमस दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए टेस्टिस की जो आउटर कवरिंग जिसकी हमने अभी बात करी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से बनी हुई है, साथ ही साथ सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसमें बताई हुई हैं और सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में सेप्टा हमें नज़र आ रहा है और इसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स हैं और रेटिटेस्टिस जो कि सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं रेटिटेस्टिस में खुलती है और रेटिटेस्टिस आगे जा कर के वास एफ्रेंसिया में और वास एफ्रेंसिया कैपेट एपिडिडाइमस जो कि एपिडिडाइमस का अग्रभाग होता है। कैपेट एपिडिडाइमस कॉर्पस एपिडिडाइमस में खुल रहा है। इसके बाद में यह आगे जो इसका पश्च भाग है कोटा एपिडिडाइमस में खुलता है, कोडा एपिडिडाइमस में, और आगे चल कर के ये वास डिफरेंस में स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर है पेनिस या सिसन। यह एक पेशीय व अति संवहनीय अंग है जो कॉपुलेशन में हेल्पफुल होता है। इसमें 3 अनुदैर्ध्य पट्टिकाएं पाई जाती हैं जो स्पंजी ऊतक की बनी होती हैं जिसमें लैंगिक उत्तेजना के समय रुधिर भर जाता है। यूरिथ्रा को घेरे हुए कॉर्पस स्पोंजियसम इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। कॉर्पस स्पोंजियसम यहाँ पे यूरिथ्रा को कवर्ड किए हुए है और इसके पृष्ठ भाग में 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा स्थित होती है। सिसिन का जो अग्रभाग होता है वह अत्यधिक संवेदी होता है। इसे ग्लांस नाम से जानते हैं तथा ग्लांस के ऊपर जो त्वचा के फोल्ड देखने को मिलते हैं उन्हें हम प्रीप्यूस कहते हैं। डायग्राम में आउटर स्किन, डर्मिस, डोर्सल आर्टरी, साथ ही साथ आउटर जो कवरिंग है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया यह देखने को मिल रही है। कॉर्पस कैवर्नोसा के बीच में जो सेप्टम है यह दिखाई दे रहा है और कॉर्पस स्पोंजियोसम, साथ ही साथ वेंट्रल वेन एंड यूरिथ्रा को घेरे हुए कॉर्पस स्पोंजियोसम इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सहायक ग्रंथियाँ। ये सहायक ग्रंथियाँ सीमन का निर्माण करती हैं और एपिडिडाइमस सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड के साथ मिलकर के सीमन का निर्माण करती हैं। सबसे पहले जो ग्रंथि है उसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये एक जोड़ी ग्रंथि होती है जो कि यूटेरस में स्कूलाइनस में एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथियाँ यूटेरस में स्कूलाइनस के पृष्ठ पार्श्व में स्थित होती है। प्रत्येक ग्रंथि में अनेक पालियाँ होती हैं जो वाहिनियों द्वारा मूत्रमार्ग में खुलती हैं। इनका स्राव सीमन का मुख्य भाग बनाता है। यह हल्का अम्लीय द्रव्य है जो शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है। नेक्स्ट ग्रंथि है यहाँ पे काउपर्स ग्लैंड्स। ये ग्रंथियाँ जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके पार्श्व में उपस्थित होती हैं और इनका जो सिक्रेशन होता है ये जो एल्कलाइन नेचर का होता है जो कि कॉपुलेशन के समय मूत्रमार्ग को
क्षारीय एवं चिकना बनाने में हेल्पफुल करता है। जो दोनों ही ग्रंथियाँ अभी हमने पढ़ी, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड, इनके जो सिक्रेशंस होते हैं ये मेनली स्पर्म को न्यूरिशमेंट पोषण प्रोवाइड करते हैं और उसे एक्टिव बनाते हैं, और साथ ही साथ स्पर्म के फ्लो के लिए जो लिक्विड मीडिया होता है उसे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ग्लैंड है पेरिनियल ग्लैंड। ये ग्लैंड काउपर्स ग्लैंड के पृष्ठ सतह पर उपस्थित रहती हैं, इसके पीछे की साइड उपस्थित रहती हैं, तथा जो रैबिट की जो स्पेसिफिक जो स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक जो इसकी स्मेल है, वह इसी ग्लैंड से निकले स्राव की वजह से होती है। यहीं पे एक और ग्लैंड होती है यहाँ पे रैबिट्स के अंदर, जिसका नाम है रेक्टल ग्लैंड। अभी तक इसके कार्य का ठीक पता नहीं लग पाया है, लेकिन यह जो रिप्रोडक्शन है उसमें हेल्प करती है। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख सकते हैं हम रैबिट का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी हमने बात करी कि जो एब्डोमेन से लेकर के स्क्रोटल सैक है, यहाँ तक हमें इंग्विनल कैनाल देखने को मिलती है। यह इंग्विनल कैनाल हमेशा ओपन रहती है, क्योंकि जो रैबिट है इसमें हमने बताया था कि जब रैबिट अवयस्क होते हैं तो जो शरीर है उसी के अंदर हमें टेस्टिस देखने को मिलते हैं, लेकिन जब वयस्क अवस्था आ जाती है तो ये टेस्टिस इंग्विनल कैनाल से होते हुए स्क्रोटल सैक के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे तापमान कम रहता है, जिसकी वजह से स्पर्म का जो मैच्योरेशन है वह इजीली हो पाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्क्रोटल सैक है, साथ ही साथ में टेस्टिस जो है, टेस्टिस के बाद में आप देख रहे हैं एक कैनाल आपको नाल निकलती हुई नज़र आ रही है, जो कि है वास डिफरेंस। अभी हमने स्टार्टिंग में जब बात करी थी कि जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जो कि स्पर्म का निर्माण करती हैं। ये ट्यूब्यूल्स रेटिटेस्टिस के अंदर ओपन होती हैं, और रेटिटेस्टिस एक फाइन डक्ट्स के रूप में वास एफ्रेंसिया में ओपन होता है, और वास एफ्रेंसिया जो है ये एपिडिडाइमस के अंदर ओपन होता है। एपिडिडाइमस के हमने तीनों पार्ट देखे थे, कैपेट एपिडिडाइमस, कार्पस एपिडिडाइमस और कोडा एपिडिडाइमस। यह एपिडिडाइमस बाद में वास डिफरेंस के अंदर ओपन होता है, और वास डिफरेंस के ओपन होने के बाद में ये जो वास डिफरेंस है ये मूत्राशय के अंदर ओपन होता है। इसके बाद में हमने पेनिस के बारे में देखा था। जो पेनिस के ऊपर हमने एक स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी जिसे ग्लैंड्स नाम दिया गया था, और साथ ही साथ में हमने एसेसरी ग्लैंड्स सहायक ग्रंथियों के बारे में बात करी, जो कि सीमन के निर्माण का कार्य करती है तथा जो स्पर्म है उसको पोषण प्रदान करती है, उसकी सक्रियता उसको सक्रिय बनाने में मददगार होती हैं। इन ग्लैंड्स के बारे में हम देखें तो जैसे सबसे पहले हमने देखा प्रोस्टेट ग्लैंड को, दूसरा है यहाँ पे काउपर ग्लैंड को देखा, थर्ड है पेरिनियल ग्लैंड। इनकी जो लोकेशन है उसे हम डायग्राम में देख करके समझ सकते हैं, और साथ ही साथ जो किडनी है उससे कंपेरेटिव करते हुए इसमें यह डायग्राम दिखाया गया है। आज की क्लास के लिए हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इसके अंदर हम जो रैबिट का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे पढ़ेंगे। धन्यवाद।